घाटशिला उपचुनाव मतदान का जो समय है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से जो खबरें आ रही है वह अपने आप में बेहद रोचक है। दरअसल जमकर वोटिंग हुई है और कहा जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव में जो खेल है वह पलट चुका है। अब झारखंड की जनता यह सवाल पूछ रही है कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में जो ताज है वह किसके सिर सजने वाला है। तीन जो प्रमुख पार्टियां हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्हीं तीनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। कभी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वह भारी है, तो कभी लोग कह रहे थे कि नहीं, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं रामदास सोरेन के बेटे हैं वही जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उन सब के बीच क्या खबर आ रही है? तो आज के चर्चा में हम आपको बतलाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, वह घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पहुंचते हैं और माहौल को अपने पार्टी की ओर खींचने के लिए प्रयास करते हैं, उन सब की चर्चा हो रही थी। किस प्रकार से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का रोड शो रहा, कैसे घाटशिला की जो क्षेत्र की जनता है वह अपने आप खींची चली आई, आज सब कुछ आपको बतलाएंगे। लेकिन आज झारखंड का सबसे बड़ा सवाल कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में किसके सिर सजेगा ताज। तो आज हमारे साथ झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और झारखंड की राजनीति को बेहद करीब से इन्होंने देखा है, कई सारे विधानसभा चुनाव को इन्होंने कवरेज किया है, यानी कि इनका लंबा अनुभव रहा है। घाटशिला भी गए थे, वहां की आबो हवा को अपने कैमरे में अपने कलम के माध्यम से अनुभव करने का काम किए थे। वहीं दूसरी ओर प्रतीक सिंह जी भी है, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक चीज आज आपको हम बतलाने का काम करेंगे कि कैसा रहा घाटशिला का मैदान, कैसा हुआ मतदान और कौन जीत रहा है घाटशिला का उपचुनाव। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़विंग में। सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लग रहा था, सोशल मीडिया में वाद विवाद की जो प्रतियोगिता थी छिड़ गई थी, लेकिन मतदान रिकॉर्ड रहा, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बटोरने का काम किया। अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 75% मतदान हुए थे और आज जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है 3 बजे तक 69% मतदान हो चुका था। क्या कुछ कहिएगा, क्या चल रहा है घाटशिला में, कैसा हवा बह रहा है, किसकी ओर बह रही है? जी राजेश जी। निश्चित तौर पर मतलब अगर 3 बजे का आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 69% है, निश्चित तौर पर जो है वोटर का एक तरह से कहने की जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, काफी संख्या में वोटर अपने घरों से निकल करके अपने मतदान का जो है कि प्रयोग किया है, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो है एक संकेत दे रहा है जी। और ये अब इसको कैसा जो लोग हैं उसको उस रूप में ले रहे हैं, जो लोग हैं कि भाई सत्ताधारी पक्ष में है वो उसका अपना मत होगा, ऐसे समय पर ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जनता के मिजाज को मतलब भापना इतना आसान नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। खास करके पिछले 15 वर्षों या 2 दशक की बात हम लोग कह लें कि जनता के मिजाज को भाप पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग सोचते कुछ है, समझते कुछ है और नतीजा कुछ और निकलता है। तो निश्चित तौर पर जो इतना बम्पर वोटिंग हुई है, बिल्कुल, उसका कुछ न कुछ जो है कि एक मायने है। और जहाँ तक है कि भाई वहाँ पर जो है कि हम लोगों ने देखा, समझा, जाना, मैं भी गया था वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। बिल्कुल। तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, तो निश्चित तौर पर जो है कि 1 सप्ताह पहले, यानी आज के दिन से 1 सप्ताह पहले तक जो है कि अपर हैंड मतलब जेएमएम नजर आ रहा था। मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी और वहाँ पर मैंने कहा भी कि काफी रिकवर बीजेपी मतलब कर रही है, करने में कामयाब हो रही है। बिल्कुल। उनकी स्ट्रेटेजी जो है पूरी रणनीतिक तरीके से वो लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे जी। कई लोगों से, वहाँ के नेताओं से, जो स्टार प्रचारक लोग थे, उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत भी की थी, जो उन्होंने अपने जो रणनीति को साझा भी किया था अनौपचारिक तौर पर। तो उससे मुझे लगा कि निश्चित तौर पर जिस स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी है, इससे बीजेपी बहुत हद तक कवर अप करेगी। पिछले चुनाव में शायद 22,000 या कुछ था, 22,000 से शायद चुनाव का अंतर परिणाम निकला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो था कि इस बार बहुत करीब का रहेगा
दोनों के चुनाव के बीच के वोट का अंतर, तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर उसके बाद ऑफिस में आकर के हमने एनालिसिस भी किया था और हमने बताया था कि 11 तारीख आते आते है कि हो सकता है कि ये 50-50 में तब्दील हो जाए। बिल्कुल, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा राजेश जी, एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्होंने झारखंड पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि सरकार का टूलकिट बनकर वह काम कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लग रहा था, यानी कि सत्ताधारी दल पर लग रहा था। इस पर आप क्या कहिएगा? पैसे बांटने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया। नहीं, ये तो देखिए, ये मतलब पुराना एक प्रचलन है कि सत्ताधारी दल मतलब जहाँ पर भी जिस राज्य में जिसकी सत्ता होती है उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं, खास करके उपचुनाव में जी, क्योंकि शासन प्रशासन उन्हीं का होता है जी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है कि भाई वहाँ पर चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर जो भी बीजेपी के लोग थे जो कर रहे थे, और खास करके मैं यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम लेना चाहूंगा कि वो अपने अकेले वो खुद से वो दिन रात एक किए हुए थे चंपई सोरेन, और वो चूंकि उस क्षेत्र के हैं, ऐसे ही नहीं उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, वो कोल्हान के रग रग से वाकिफ है और उनको क्योंकि वो पूरा जिंदगी खपा दिए जेएमएम में, जेएमएम की हर एक रणनीति से वो वाकिफ है, तो उन्होंने उसी अपनी एक रणनीति के तहत वो काम किया। बीजेपी के लोग जो थे, जो बीजेपी की अलग से थी, वो अलग अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार काम कर रही थी, लेकिन चंपई सोरेन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी और वो बिल्कुल अकेले अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे जी। आप लोगों ने भी गया होगा तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि उनकी अपना प्रोग्राम बनता था, वो कहाँ किस दिशा में जाएंगे, उससे में बीजेपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था जी। वो अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ कौन सा पॉकेट है जहाँ पर जेएमएम बहुत मजबूत है, कहाँ पर कौन पॉकेट है जहाँ जेएमएम कमजोर है, तो उसी रणनीति के तहत वो वहाँ पर चुनाव प्रचार करते थे जी। जो मेन पॉकेट था जहाँ पर की जेएमएम का बहुत ज्यादा जेएमएम मजबूत था, उसके लिए उन्होंने अलग रणनीति बनाई जी। और दूसरी चीज मतलब वहाँ पर 2-3 चीज जो मैंने देखा जी। एक तो था कि जैसे जो एक चाईबासा की घटना घटी जी, चाईबासा की घटना को लेकर के कुछ जो है घाटशिला में जी, वो कम्युनिटी के लोग भी ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, उनकी संख्या भी लगभग है कि 15-20 हजार के आसपास में है। तो 15-20 हजार विधानसभा के चुनाव में काफी बहुत होता है, तो उसका जो असर था तो थोड़ा बहुत जो है कि वो नजर आएगा, वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा और जेएमएम के लोग कुछ हद तक वहाँ पर मतलब तोड़ पाए होंगे, क्योंकि वहाँ पर दीपक बिरुआ थी प्रभारी के रूप में थे, और दीपक बिरुआ को लेकर के ही वहाँ पर ज्यादा विवाद पैदा हो रहा था बिल्कुल। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत एज जो है वहाँ पर वो थोड़ा बीजेपी को मिले जी। दूसरी तरफ जो एक मतलब बंगाली कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी में भी जो कुछ दिन पहले का जो मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान जो मुझे जानकारी मिली जी, बंगाली कम्युनिटी में भी जब दिवंगत रामदास सोरेन मतलब जब विधायक वहाँ पर थे, तो किसी स्कूल के मैटर पर वहाँ पर कुछ नियुक्ति का मामला था, उसको लेकर के, क्योंकि वो जो है बंगाली कम्युनिटी के लोग चलाते हैं, तो उसको लेकर के कुछ थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था, तो थोड़ा बहुत उसको लेकर के एक नाराजगी बंगाली कम्युनिटी में जी थी, है ना बिल्कुल। और उसी तरह एक तीसरी चीज जो है मैं बता रहा हूँ कि वो जो जयराम महतो का वहाँ पर कोर वोटर तो वहाँ पर है कि महतो कम्युनिटी के लोग हैं बिल्कुल, तो महतो कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन है क्या कि पिछले दफा भी वो 8-10 हजार के आसपास में वोट लाए हुए थे, है ना। तो इस बार के भी चुनाव में क्योंकि जयराम महतो का वहाँ पर आना, समय देना और इसको लेकर के, तो ये भी कहा जा रहा है कहीं से चीजें, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महतो कम्युनिटी के लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इधर उधर डाइवर्ट हो मतलब हुए हैं बिल्कुल, है ना। तो अगर वो हुए होंगे बीजेपी की तरफ, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर ये जो 2-3
और जो महतो कम्युनिटी का भी है वो भी करीबन 16,000 के आसपास का उसका वोटर है। तो ये 15-16 हजार 10,000 का ये वोट का ये बहुत मायने रखता है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ और अगर उसको इंटैक्ट नहीं कर पाया होगा जेएमएम, तो फिर जेएमएम के लिए थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वही मैंने पहले कहा कि एक सप्ताह पहले जेएमएम अपर हैंड था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर में बीजेपी ने काफी कवर अप किया है। और ये जो 3 एंगल मैंने बताया, अगर ये 3 एंगल सचमुच में सेंधमारी हुई है होगी, बीजेपी या जंपैदा इसको करने में सफल होंगे, तो परिणाम कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा राजेश जी। इस वक्त हमारे साथ प्रतीक जी भी फोन लाइन में मौजूद है। प्रतीक जी, घाटशिला उपचुनाव में हमें सब कुछ देखने को मिला कि किस प्रकार से कल्पना सोरेन वहां पर जाती हैं, रोड शो करती हैं, जन प्रचार करती हैं और मैया सम्मान योजना वाली जो कार्ड है वह खेलने का काम करती है। तो वहीं जो हेमंत सोरेन है, बैल वाली जो राजनीति है जो उन्होंने कहा था, वह भी खूब सुर्खियां बटोरने का काम किया था। वहीं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने आरोप लगाया था कि हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, मैया सम्मान योजना वाला जो कार्ड है वह खेलते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच घाटशिला उपचुनाव संपन्न हो चुका है। प्रतीक जी, आपकी जो आंखें हैं, क्या नजारा देख रही है घाटशिला उपचुनाव में? किसके सिर सजेगा ताज? क्या कह रहा है घाटशिला उपचुनाव? देखिए, जो हमारे सहयोगी है राजेश जी ने भी बिल्कुल सही आकलन किया है। और जो आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, जाहिर सी बात है, जब चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जैसे बीजेपी ने कहा कि टूल किट बन गई है झारखंड पुलिस, तो जाहिर सी बात है ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से झारखंड ये घाटशिला इलेक्शन का इतिहास बतला रहा है कि लगातार वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार 4 बार जीते, जेएमएम के उम्मीदवार 3 बार जीते, माले के उम्मीदवार 2 बार जीते, निर्दलीय 2-3 बार जीते हैं। तो इतिहास जो गवाह है, 2014 में सिर्फ एक बार भाजपा को सफलता मिली थी और वो भी जिनको मिली थी उनका भी टिकट काट दिया गया। तो भाजपा में भी आपको मैं बता दूं कि और लक्ष्मण टुड्डू जो कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीते थे, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जमकर प्रचार प्रसार करते दिखे। जी प्रतीक जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो प्रतिपाल मुचू थे कांग्रेस के, वो 3 बार जीते हुए थे, वो भी समर्थन किए हुए हैं जेएमएम को। तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला है, जैसे मेरे बड़े भाई राजेश जी ने कहा जी। और वर्तमान की बात करें तो मैया सम्मान योजना हेमंत के लिए जरूर मास्टर कार्ड साबित हुई है। और जो कल्पना सोरेन जिस तरह से बोले कि बंगाली कम लिखी है, और वो कल्पना सोरेन काफी अच्छा बंगाली बोल लेती है, जम्पे सोरेन भी बहुत अच्छा बंगाली बोल रहे हैं। और हो जाति के बारे में जो बोले, तो मधु कोरा को भी वहाँ लगाया गया था। अच्छा प्रतीक जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि हेमंत कैबिनेट के जितने सारे मंत्री थे सभी घाटशिला उपचुनाव में जन प्रचार करते दिख रहे थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो कुनबा है घाटशिला उपचुनाव में उतारा गया था। लेकिन सवाल पूछा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से कि जो आपसी संगठन है वह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आपसी समन्वय की कमी है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही थी। लेकिन हमने देखा किस प्रकार से रघुवर दास प्रचार प्रसार कर रहे थे, पूरा जो माहौल है पलट गया था। अब तो जो मतदान का समय है समाप्त हो चुका है, आप क्या आंक रहे हैं? क्या फैक्टर रहा? जैसा कि राजेश जी ने कहा कि चाय बासा वाली घटना का प्रभाव पड़ा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक बार जो सत्ता पक्ष में जो सरकार रहती है, बेनिफिट जरूर को मिलता है। जनता भी समझती है कि सरकार इनकी ही है जी। अगर इनके कैंडिडेट जीतते हैं तो उस विधानसभा के लिए कुछ और भी भला हो सकता है जी। और रहा बात जो जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हुआ, जिस तरह से उनकी पत्नी आके स्टेज पे रो रही है, कल्पना सोरेन उन्हें हालत बना रही थी जी। और जो खुद जो उनके सुपुत्र है, जो कैंडिडेट हैं, वो भी अपने जनता के बीच वोट मांग रहे थे। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री उनकी पत्नी खुद रामदास सोरेन की पत्नी आके मांग कर रही है कि मेरे बच्चे बिल्कुल। तो ये सारा चीज की सेंटिमेंट भी इनकी तरफ रखेगा। बहरहाल राजेश जी का जो कथन था कि एक सप्ताह पहले जेएमएम जीत थी,
अब कितना डैमेज कंट्रोल भाजपा की है ये देखना दिलचस्प होगा। और अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया। जो किस्मत का फैसला है जेएमएम का हो या जेएलएम का हो या बीजेपी का हो, वो बॉक्स में बंद हो गया। अब जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहरहाल जो मेरा आकलन है अभी भी अपर हैंड जेएमएम का है। हाँ राजेश जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में कैंची चलने वाला है या सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, या फिर तीर कमान बाजी मार ले जाएगी? अंतिम टिप्पणी आपका राजेश जी। नहीं, यहाँ पर तो मुकाबला सीधा मुकाबला है जी, है ना। जेएलएम फैक्टर बहुत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जेएलएम का जो अब तक की राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो है कि वो महतो वोटर्स के इर्द गिर्द ज्यादा घूमी, ठीक है, बिल्कुल। और वहाँ पर जो स्थिति है, जो मेरी जानकारी है कि 16,000 वोटर हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर चूंकि एसटी रिजर्व सीट है और एसटी कैंडिडेट ही है और उनका अपना एक प्रभाव होगा, तो थोड़ा जो भी है उसके प्रभाव से कुछ हजार वोट क्या आ सकता है। लेकिन 16,000 वोट जो है इकट्ठा वहीं पर जाएगा ऐसा मतलब मुझे नहीं प्रतीत लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कि महत्व वोटर भी है जेएमएम से बहुत वर्षों से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। पुराने जो लोग हैं वो लोग वर्षों से वहाँ पर जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा प्रभाव वहाँ पर डालेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से कांटे की टक्कर है और वहाँ पर लग रहा है कि 2-4 हजार वोट के अंतर से इधर उधर होनेगा, ये परिस्थिति दिख रही है। वैसी स्थिति में अगर कोई 10,000 8,000 वोट भी लेकर के आएगा, इस वोट खींचेगा जी, तो इसका एक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है जेएलएम का। लेकिन ये तीसरा कोण बनाने का जो है जहाँ तक बात है वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये है कि वो किसके तरफ का अगर जो वोट काटेगा, जिसके तरफ का कटेगा वो कमजोर मतलब साबित होगा और दूसरा पार्टी जो है वो निकल जाएगा जी। तो इस पोजीशन में है वो कि वो किसी को हरा सकता है और किसी को जिता सकता है। बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी। बिल्कुल, चलिए आप दोनों का शुक्रिया, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अब अंतिम सवाल यही बचा हुआ है कि घाटशिला उपचुनाव में जो ताज है किसके सिर सजेगा? जो हमारे पत्रकार थे ग्राउंड लेवल पर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना जो मंतव्य है विचार देने का काम किया, लेकिन आखिरी सवाल आप पर छोड़ रहे हैं। जो भी घाटशिला उपचुनाव को बेहद नजदीक से देख रहा था, चाहे पत्रकार हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हो या आम जनता, आप ही कमेंट कर बताइए कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में क्या कुछ नजारा आपने देखा और आने वाले समय में किसके सिर सजेगा ताज, कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।